हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम फेवरेट। आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में फिर से स्वागत है। और आगे की हम लोग क्लासेस करेंगे, ठीक है। हम नाइन्थ नौवीं हाँ ठीक है, बिल्कुल हाँ, नाइन्थ नंबर की जो क्लासेस है वो अपलोड की जा चुकी है, ठीक है। ये टेंथ नंबर की क्लासेस है हमारे, ठीक है। अगर से आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एग्ज़ाम फेवरेट आप यूट्यूब में सर्च कीजिए और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। CMM&CO के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको ये वीडियो अपलोड आपको उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, चलते हैं क्लास के ऊपर, समय को वेस्ट नहीं करते हैं। आपका रिस्पांस अच्छा मिला है, ठीक है। शासन की एकात्मकता, हाँ क्या याद आ गया मेरे को याद आ गया डिसलाइक, ठीक है। डिसलाइक याद आ गया मेरे को, ठीक है। डिसलाइक देखा, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा। अब लाइक नहीं देखा करूँगा, अब हम सिर्फ देखा करेंगे डिसलाइक, ठीक है। तो चले क्वेश्चन नंबर 1 पर। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और इसके लिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अधिक अनुकूलन, शीतलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता और सत्तावाद की कम संभावनाएं, ठीक है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शीतल शीलता दृढ़ राज्य इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो ये रहे आपके सामने में। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो आपको पता है, ठीक है। जो कि राज्य, इस राज्य का मतलब राष्ट्र से है, मतलब हमारे भारत से है, ठीक है। ये राज्य का मतलब ये नहीं कि मध्य प्रदेश राज्य है, ठीक है। ये भारत से रिलेटेड है, ठीक है। ये भारत को कहा गया राज्य, ठीक है। जो कि राष्ट्र को सुदृढ़ प्रदान, मतलब सुदृढ़ता, मतलब कि मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930 और 26 नवंबर 1949, ठीक है। और इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बात करेंगे हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, ठीक है। अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया, कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। आपको प्रश्न अंगीकृत भी आ सकता है, अधिनियमित भी आ सकता है, या फिर आत्मार्पित भी आ सकता है, ठीक है। किया गया, ठीक है। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। तथा संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया गया, जबकि शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। ये आपको पता होगा, ठीक है। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, और ये आपके सामने में 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ है, मतलब ये ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन दिए गए हैं। 17 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, 17 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 मतलब संघ राज्य प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश बोलना चाहिए, ठीक है। और 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, ठीक है। यूनियन टेरिटरी बोलो और संघ राज्य से क्षेत्र बोलो या फिर केंद्र शासित प्रदेश बोलो आप, ठीक है, जैसे भी। तो 1954 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तब तो मतलब 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तब कितने राज्य बने? 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र या फिर यूनियन टेरिटरी बने, ठीक है। तो बात करेंगे हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और ये रहा है आपके सामने में। वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने हमारे, या फिर संघ राज्य प्रदेश। और उनका नाम है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और ये लक्काद्वीप नहीं है, ये लक्षद्वीप है, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार और राष्ट्रपति शासित सरकार। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा संघीय सरकार। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता होती है, ठीक है। संघ और राज्य जो आपको पता है, ठीक है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, ठीक है। वहाँ पर 2 वोट डाले जाते हैं, ठीक है, एक राज्य की तरफ से और एक संघ की तरफ से।
बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। स्थानीय सरकारें आधार है, इन ऑप्शन के हिसाब से एक क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। स्थानीय सरकारें आधार है, किसका आधार है? तो अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, लोकतंत्र का, या फिर आरक्षण का। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा आपका होगा लोकतंत्र का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस बात करेंगे इस इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो स्थानीय सरकारों का आधार लोकतंत्र होता है, ठीक है। क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वे हजारों गलतियां करें, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। किसका कथन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है? और इसके लिए ऑप्शन आपके सामने में दी गई है, 2, 3, 5 और 6। इस प्रकार से कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है उच्चतम न्यायालय के द्वारा? तो बिल्कुल 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है, ठीक है। और बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो ये जो 5 प्रकार की रिटें है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार प्रक्षा और उत्प्रेषण, ठीक है। और मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को 5 प्रकार की रिटें प्रदान, मतलब हाँ 5 प्रकार की रिटें प्रदान करने की शक्ति होती है, ठीक है। और ये 5 प्रकार की रिटें इस प्रकार से, ठीक है। बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की, और ये आपके सामने वियुक्त नहीं है, वो अभियुक्त है, ठीक है। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? और इसके लिए आपके सामने में ऑप्शन दिए गए हैं, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन, व्यक्तित्व स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन, ये व्यक्तित्व है ये, ठीक है। ये व्यक्ति क है नहीं, वह है, ठीक है, व्यक्तित्व है ये। स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन, विधि के नियम का उल्लंघन और विधि के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन। इसके राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व आएगा, ठीक है। व्यक्तित्व स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के बाध्य करना व्यक्तित्व स्वतंत्रता के एक, मैं ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ पे क और व, ठीक है, ये तो वह है, ठीक है। व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी मतलब गवाह होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की, और ये रहा आपके सामने में, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के लिए के अधिकार को निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 के अधीन संसद को निवारक निरोध का उपबंध करने वाला ऐसा कानून बनाने का अधिकार है जिसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को 3 महीने तक नज़रबंद नहीं किया जा मतलब कि 3 महीने तक नज़रबंद किया जा सकता है, ठीक है। बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक जो तत्व है आपके, ठीक है, तो इन सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? जो आपका डीपीएसपी है वो किसके संविधान से ली गई थी, ठीक है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। जो डीपीएसपी है वो मतलब कि किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 लेके 51 तक डीपीएसपी अर्थात राज्य नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। इसकी अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? और इसके लिए ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना और प्रधानमंत्री की नियुक्ति, या फिर आपके सामने दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1) के प्रावधान के तहत की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? और इसके लिए ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तीनों सेवाओं में वरिष्ठतम चीफ और राष्ट्रपति। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। ठीक है, बात करेंगे आगे, यदि अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए हैं, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो बिल्कुल इसके लिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। ठीक है, बात करेंगे हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को, और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, तथा भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन एक नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने प्रश्न बनेंगे आपके? ठीक है, बात करेंगे आगे, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? और इसके लिए आपके सामने में ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इंदिरा साहनी केस कार्यक्षेत्र में महिलाओं का अधिकार, एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, करतार सिंह केस में अल्पसंख्यक अधिकार, और विशाखा केस केंद्र राज्य संबंध। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका 14 नंबर का होगा क्वेश्चन, बिल्कुल, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। ठीक है, सही है वो। ठीक है, बात करेंगे आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इंदिरा साहनी केस केंद्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी आरक्षण 1992, एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों के, करतार सिंह केस आतंकवादी घटनाओं से संबंधित कानून, विशाखा केस महिलाओं के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, माफी चाहूँगा, डबल से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इंदिरा साहनी केस केंद्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों के, करतार सिंह केस से नहीं, हाँ ठीक है, नागरिकों के करतार सिंह केस से और आतंकवादी घटनाओं से, ठीक है, संबंधित है। ठीक है, और कानून विशाखा केस महिलाओं के अधिकार से संबंधित है। यहाँ पे हमको अल्पविराम देना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, क्या थी? और इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन और बड़ईगिरी। तो बिल्कुल इसके लिए राइट आंसर होगा आपका कृषि। बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। बिल्कुल, सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था, और इसके अलावा वे गेहूँ, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊँट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे। ठीक है, लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योगों में भी प्रवीण थे, मतलब अच्छे थे। बात करेंगे आगे अगले क्वेश्चन की, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है, और इसके लिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए हैं। कहाँ से लिखा गया है? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवद गीता से और मुंडकोपनिषद से। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो भारतीय प्रतीक राज्य चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, सत्यमेव जयते का अर्थ। ठीक है, और ये रहा आपका क्वेश्चन, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ठीक है, और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त और अशोक। बिल्कुल इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलागोला कर्नाटक, मतलब कि जो श्रवणबेलागोला है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। ठीक है, स्थित चंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ है उस पर मतलब कि 298 ईसा पूर्व में उपवास
द्वारा अपना शरीर त्यागा था, मतलब वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, और ये रहा आपके सामने में, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? और इसके लिए आपके सामने में चार ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक और बिंदुसार। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य जी को जाता है। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, मतलब कि कोई जगह बोलना चाहिए या कोई क्षेत्र, अराकोशिया, जेंड्रोशिया और पेरीमेसी सदाई के क्षेत्रों को दिया था। ठीक है, ये 3 क्षेत्र है जो कि दहेज में दिया गया था। ठीक है, बाकी बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, चरक किसके राज चिकित्सक थे? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और कनिष्क। तो बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क। ठीक है, बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ठीक है, इन्हें चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है, किन्हें? चरक जी को। ठीक है, इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विधा पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता इनकी रचना है, मतलब कि चरक की जो रचना है उनका नाम है चरक संहिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, या उन्हें ये पद दिया गया था, ठीक है, मतलब उन्हें पद ग्रहण किया था, ठीक है, वह था, मतलब वह कौन थे? ठीक है, और बात करें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो बिल्कुल इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है, इसकी मतलब इनकी यहाँ पर इनकी चलिए, ठीक है, रिस्पेक्ट देना चाहिए हमें। इनकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। किनका काल? चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया था? विजयालय। आप ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ाए जा रहे हैं आपको। ठीक है, चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, किसने किया था? विजयालय, आदित्य प्रथम, कुलोतुंग प्रथम और लास्ट ऑप्शन है आपका कुलोतुंग द्वितीय। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात चोलेश्वर नामक मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो विजयालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण विजयालय ने नारता मलाई में, नारता में अलग होना चाहिए था यहाँ से, ठीक है, नारता मलाई में करवाया था। ठीक है, किसने? विजयालय ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? और इसके लिए ऑप्शन आपके सामने में 4 दिए गए हैं, विक्रमादित्य, चैतन्य, हर्षवर्धन, हेनसांग, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अकबर और टोडरमल। तो इस क्वेश्चन के लिए जो मतलब कि यहाँ पे कौन सा जो है वो मेल नहीं खाता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि मेल नहीं खाता है? और तो वो है आपका विक्रमादित्य, चैतन्य। ठीक है बाकी हर्षवर्धन, हेनसांग, चाणक्य, चंद्रगुप्त और अकबर, टोडरमल बिल्कुल संबंधित है। ठीक है, बात करेंगे हम आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो हेनसांग 636 ईस्वी में हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज आया था। चाणक्य अथवा कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु व प्रधानमंत्री था। ठीक है, टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था। ठीक है, जबकि जो चैतन्य थे वो बंगाल के शासन हुसैन शासक के समकालीन थे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी और अलाउद्दीन खिलजी। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने हराया था? तो किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। इसी दौरान मैदान पर दूसरी लड़ाई इनके बीच 1991 में हुई थी। माफ़ी चाहेंगे।
तो आपकी जो पहली लड़ाई थी वो 1911 में, और दूसरी लड़ाई 1900 ये माफ़ी चाहूँगा 1191 में पहली लड़ाई, और 1192 में दूसरी लड़ाई हुई थी। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जी विजय रहे, और दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी विजय रहे। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, मेहरुनिस्सा, और लास्ट ऑप्शन है आपका हजरत महल। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रजिया, इसकी इंपॉर्टेंट बात करें तो रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी। ठीक है, वह उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी, मतलब मुस्लिम महिला शासिका थी। ठीक है, ये प्रश्न बनता है कि प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ठीक है, गुलाम वंश से संबंधित। ठीक है, वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। बिल्कुल, रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा और कुल्हा पहनकर राजदरबार में खुले मुंह से जाती थी। इन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक के शासन किया। ठीक है, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? और इसके लिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हरिहर बुक्का, ये मतलब हरिहर सेकंड, ये बुक्का, हरिहर और देवर, ये नहीं है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हुआ है, ये नहीं छपा हुआ है। ठीक है, हरिहर बुक्का, हरिहर प्रथम है ये, और ये देवराय सेकंड है। ठीक है, ठीक है, हरिहर सेकंड, बिल्कुल। ये कैसे कर दिए यार, मिसप्रिंट गड़बड़ कर दिए। अच्छे से लिखना चाहिए, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिए यहाँ पे। हरिहर सेकंड है। ठीक है, बुक्का फर्स्ट है, हरिहर फर्स्ट है, और देवराय सेकंड है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका हरिहर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो गोवा का बमनियों से सर्वप्रथम छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक जो था वो था आपका हरिहर द्वितीय। ठीक है, 1300 यहाँ पर फर्स्ट दिया है। ठीक है, ये 1300 हरिहर द्वितीय। ठीक है, 1377 ईस्वी में उसने बमनी सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु के कारण हुई अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का लाभ उठाकर गोवा को जीत लिया था। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नाम अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। मंगोल, फारसी, तुर्की और अरबी। तो बिल्कुल इसके लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा तुर्की। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो बाबर ने तुजुक ए बाबरी, अर्थात बाबरनामा भी बोला जाता है। ठीक है, नामक इसकी जो संस्करण है, ठीक है, एक कौन सी भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में। इसमें भारत के मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में बाबर ने भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया है। ठीक है, बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रांड बोलो या फिर ग्रैंड बोलो, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। लाहौर, मुल्तान और आगरा और पूर्व बंगाल। तो पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो वो आपकी जोड़ती थी पूर्व बंगाल के साथ। ठीक है, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई गई थी, आपको मालूम है। ठीक है, इसके शासनकाल में इनके पंजाब को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ती थी। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। ये हमारे क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक करने के लिए तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जिन्हें अच्छा लगेगा वो बिल्कुल लाइक करेंगे और जिन्हें बुरा लगेगा बिल्कुल डिसलाइक करके जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा असम। ठीक है, बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो जो असम राज्य की सीमा है वो म्यांमार को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, बाकी हम बात करें कि जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम की जो सीमा है यह मतलब कि यह टच करती है किसको? म्यांमार की बाउंड्री को टच करती है। ठीक है, और 29 पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4, 1, 2, 3, 4। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 3। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ कोई सीमा साझा करता है? 3। और वो देश है आपके बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है, तो जो पश्चिम बंगाल है आपका वो किन किन देशों के साथ में
मतलब उसकी जो बाउंड्री है वो किन किन देशों के साथ में टच करती है, ठीक है, मतलब सीमाएं होती है लगी हुई है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ठीक है। निम्नलिखित में विषम पद का पता लगाएं, और इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। चार ऑप्शन हैं जिसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो अलग है, और जो बाकी के जो तीन हैं वो एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर जो डेल्टा है, चाप झील है और विसर्पण है, ये मैच करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और जो बालसोन है ये अलग है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बालसोन हो जाएगा। और बात करेंगे हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो जो डेल्टा, चाप झील और विसर्पण है इसका संबंध मैदानी भागों से है, जबकि जो बालसोन है इसका संबंध मरुस्थलीय भागों से है, मतलब मरुस्थलीय क्षेत्रों से है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। समय मिलेगा इसके बाद भी वीडियो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है, अगर समय मिलता है तो। कल जिनकी भी एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक, हम अभी से बोल दे रहे हैं एडवांस में, ठीक है। अच्छे से पढ़ कर जाइएगा और क्या बोले, बस थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में। कोशिश है कि आपका अगला वीडियो आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल कर लीजिए ताकि आपके पास में अगला वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू।